हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर उसका शुरू किए थे, जो कि बहुत ही लंबा चैप्टर है। 126 पेज का लगभग यह चैप्टर है और हम लोग डिसाइड किए थे कि आधे आधे घंटे पढ़कर हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें से बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली BPSC के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, BPSC TRE, ठीक है। तो हम लोग जल संसाधन शुरू किए थे, जिसका 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आगे आज हम लोग देखते हैं जल संसाधन में नीचे और क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब देख चुके हैं। थोड़ा धुंधला है ये पेज, जो है बहुत ही मतलब धुंधला टाइप का है, लेकिन आपको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारा पढ़ के आपको समझा देंगे, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना और नर्मदा बचाओ आंदोलन तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को देखना था जल संकट। शायद जल संकट भी हम लोग पढ़ चुके थे, या जी जल संकट भी हम लोग पढ़ चुके थे। हमको इतना याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन जल संकट हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण, तो यही इसके बारे में आज पढ़ना है हम लोगों को। और ये थोड़ा धुंधला है, लेकिन आप मेरे मतलब वर्ड्स पे जाइए जो हम पढ़ रहे हैं उसको, और जो समझाने लायक होगा वो हम समझा देंगे। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रहेंगे उसको हम मतलब कि थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट नहीं मतलब उसको बार बार बोल देंगे, तो उससे क्या होगा कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि ये बॉक्स में जो जिस तरह का दिया हुआ रहता है, भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। तो भूमिगत जल जो है वह 22% भाग किसका है? जो वर्षा जल है उसी के भूमि में प्रवेश करने से होता है, ठीक है। तो वही अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण। आप जान चुके हैं कि जल दुर्लभता एवं उसकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने तथा इसके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रहण ढांचे पाए जाते हैं। तत्कालिक भारतीयों को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान है। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों एवं वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। अब इस पूरे अभी जितना भी हम पढ़े, इसमें से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जल के संरक्षण, उसका पुनर्चक्रण, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नया बात नहीं लिखा है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कुछ डेटा है, उस तरह की चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। जैसे कि बॉक्स वाला चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ जो भी हम पढ़े कि पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल, जैसे कि पश्चिमी हिमालय में जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिमालय में किस तरह की वाहिकाएं या नदी की धारा का रास्ता बदल के जो सिंचाई के लिए बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको गुल अथवा कुल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर करते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में आपको पता है कि पानी का बहुत दिक्कत है, तो वहाँ पर पेयजल जो है वह वर्षा जल जब बारिश पड़ता है तो छत पर से ही उसको संग्रह कर लिया जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन है। तो पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, तो बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन है। यानी जब बाढ़ आएगा तो उसी का ऐसा नली जैसा बना देंगे, नली नहीं बोल सकते हैं, मतलब नाला जैसा बना देंगे, जिसको वाहिकाएं बोलते हैं। और बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए
मतलब जो बाढ़ जलवाहिकाएँ बनाने का चलन है। तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में, जहाँ की बाढ़ आता है उस तरह के जगहों में सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिकाएँ बनाने का चलन है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। मतलब ऐसा जगह जहाँ पर कि कम बारिश होता है, शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर क्या किया जाता है, गड्ढों यानी तालाब बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सिंचित कर मतलब मृदा को मृदा को सिंचित करके यानी कि पानी पटा के और उसके बाद फिर उसमें खेती की जा सकती है। गड्ढों में तालाब में इकट्ठा कर लिया पानी और उसके बाद फिर उसको जब ज़रूरत पड़ा उसको निकाल के मृदा को पटा के और उसके बाद फिर उस पर खेती कर दिया। उससे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। अब राजस्थान के क्षेत्रों में उस तरह का जो गड्ढा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, खादीन बोलते हैं या जोहड़ बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना है। तो यही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको याद रखना ज़रूरी है। बाकी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला है, उतना आपसे वो सब नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और बना दीजिएगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। जैसे उस तरह का जो गड्ढा होता है उसको राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारते हैं। तो जैसलमेर में उसको खादीन नाम से पुकारते हैं, अन्य क्षेत्रों में जोहड़ नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बीरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। तो राजस्थान के बीरानो, फालोदी और बाड़मेर, यह 3 इलाका याद रखिएगा। यह शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, यानी भूमि के अंदर एक टंकी जैसा बना दिया जाता है और उसी में वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। बीरानो, फलोदी और बाड़मेर, बीरानो, फालोदी और बाड़मेर, ठीक है, जिसे टंका कहा जाता है। यह जो भूमिगत टैंक होता है इसको टंका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। तो यह भी याद रखिएगा, तरुण भारत संघ, एनजीओ का नाम है तरुण भारत संघ, कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय के शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित है। तो छत से वर्षा जल संग्रह करने का राजस्थान में है और कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है, मेघालय के शिलोंग में। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसको आप याद रख लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो कुल या गुल क्या है, वह वाहिकाएँ हैं नदी की धारा का रास्ता बदल करके, उसके बाद खेती की सिंचाई के लिए बनाया जाता है और यह कहाँ पर होता है, पश्चिमी हिमालय में, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में वर्षा जल संग्रह कैसे किया जाता है, छत पर किया जाता है, मतलब छत पे जो गिरता है पानी उससे किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिकाएँ बनाने का चलन है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में क्या होता है, गड्ढों का निर्माण किया जाता है जिससे मृदा को सिंचित किया जाता है। जैसलमेर में उस गड्ढे को क्या कहते हैं, खादीन कहते हैं। अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के बीरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्र में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है जिसको टंका कहते हैं, ठीक है, और यह आंगन में होता है ज़्यादातर। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एनजीओ है, उसका भी नाम याद रखिएगा। राजस्थान में तरुण भारत संघ, ठीक है। वर्षा जल से छत पर से संग्रह और कहाँ किया जाता है, मेघालय के शिलोंग में। तो चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास से इस क्षेत्र को 12मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण से यहाँ वर्षा जल संग्रह की उपेक्षा हो रही है। तो पश्चिमी राजस्थान में अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी नहर बन गया, ठीक है। और जब से इंदिरा गांधी नहर के कारण जो उन लोगों को 12मासी पेयजल मिलने लगा है, जिससे वह लोग अब वर्षा जल को संग्रह करने का ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे हैं, यानी कि उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, जो खेदजनक है। परंतु कुछ घरों में आज भी टंका उपलब्ध है। टंका क्या होता है, वही ज़मीन के नीचे एक भूमिगत टैंक बना देना, ठीक है, तो उसको टंका कहते हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव में छत जल संग्रह की व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है।
जो कि तो यह कर्नाटक के मैसूर जिले के गंडाथूर गांव की बात कर रहा है, जिसमें 200 घरों में क्या है, वर्षा जल संग्रह छत, उसी तरह जैसे राजस्थान में किया जाता है उसी तरह कर्नाटक के मैसूर में है। ठीक है, इसके ढांचों की जानकारी चित्र 3.4 में स्पष्ट है। यह चित्र 3.4 ये वाला है। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनर्चक्रण किया जा रहा है। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है कि राजस्थान में किया जा रहा है, मेघालय के शिलोंग में किया जा रहा है, कर्नाटक के मैसूर में 200 घरों में, गंडाथुर गांव के 200 घरों में ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, बाकी सब इलाका इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ था जिसको हम लोग नहीं पढ़े थे, पढ़ लेते हैं। मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मानसिनरम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है, जहाँ पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रहण से होता है। तो अभी हम लोग पढ़े भी थे कि मेघालय के शिलोंग में छत जल संग्रहण से ही मतलब इसकी परंपरा है। तो ये कोई भी बात आपको याद रखना है कि मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मानसिनरम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, जहाँ पेयजल संकट का निवारण कैसे हो रहा है, 25% तो छत जल संग्रहण से हो रहा है, जबकि वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो रहा है फिर भी। तो यह तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, सोन परियोजना एक अध्ययन। तो सोन परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्रोपरांत भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की भी संज्ञा दी गई, जिस पर पूर्व में चर्चा की गई है। बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई, जिनमें 3 प्रमुख हैं: सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। ठीक है, देखिए एससीईआरटी बुक पढ़ने से यही फ़ायदा होता है कि आपको बिहार के बारे में भी पता चलता है। एनसीईआरटी में केवल ज़्यादातर मतलब कि और जगह के बारे में तो सबके बारे में दिया होता है, लेकिन एससीईआरटी बुक में एक बिहार का भी पर्सपेक्टिव इसमें डाला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि की वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। तो देखिए, सबसे पहले तो सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना है। पहली चीज़ तो ये, ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि का विकास करने के लिए इस पर मतलब यह परियोजना निकाला था। कब निकाला था? 1874 में निकाला था। तो सबसे प्राचीन परियोजना है, 1874 में यह परियोजना का विकास किया गया। इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई हैं। तो डेहरी के समीप, डेहरी ऑन सोन, ये आप जानते भी होंगे, यह एक रेलवे स्टेशन का नाम है बिहार में। तो इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई क्या है? 130 किलोमीटर है। तो यह सब डेटा जो है उसको आपको याद रखना है। पूरब की नहर से पटना, गया और औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तो पूरब की नहर से क्या हो रहा है? पटना, गया और औरंगाबाद के जिले का लगभग, यानी डेहरी के समीप से क्या हुआ है कि पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं से नहर को निकाला गया है। कुल 130 किलोमीटर की लंबाई है, और जो पूरब से निकाला गया है नहर, उसमें पटना, गया और औरंगाबाद का जो जिला है उसका 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाता है। इस नहर की पश्चिम शाखा से 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ है। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर जिले को सिंचित करती है। तीसरी शाखा का प्रभाव चौसा क्षेत्र में है। तो पहला शाखा किसके लिए? बक्सर। ठीक है,
पहला भोजपुर, दूसरा बक्सर, तीसरा चौसा। मतलब ये उप शाखा है, पश्चिम जो शाखा है उसका उप शाखा है, ठीक है। उप शाखा 3 उप शाखा है, एक भोजपुर को सिंचित करता है, एक जो है बक्सर को दूसरा, और तीसरा जो है वह चौसा को, ठीक है। इस प्रकार ये त्रिशाखाएँ रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर 3 जिलों को प्रभावित करती है। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, यानी पूरा यह लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो एक बार इस सोन परियोजना को फिर से देख लेते हैं, इसमें से बहुत सारा सवाल बन सकता है। सबसे पहली बात, ये सबसे प्राचीन परियोजना है, इसका विकास 1874 में किया गया था। डेहरी के पास से मतलब यहाँ से निकला है यह नहर, पूरब की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी, ठीक है। पूरब इसकी पूरी कुल लंबाई कितनी है, 130 किलोमीटर है, और पूरब की तरफ से जो निकाला गया है उससे कौन कौन सा शहर जो है मतलब वहाँ पर सिंचाई होता है, वह है पटना, गया और औरंगाबाद, ठीक है। और पश्चिम की तरफ से जो निकाला गया है उसके 3 उप शाखाएँ हैं। पहला जो उप शाखा है उससे भोजपुर, दूसरा उप शाखा से बक्सर, और तीसरी उप शाखा से चौसा क्षेत्र में, चौसा का जो क्षेत्र है उसमें मतलब कि सिंचाई हो रहा है। इस प्रकार जो मतलब ठीक है, ये सब इसमें अब कुछ ज़्यादा याद रखने वाला नहीं बात है। तो इससे 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है पूरा, ठीक है। तो सोन परियोजना के बारे में हम लोग को जितना जानना था वो हम लोग जान लिए। सबसे पुरानी परियोजना है, 1874 में इसको विकसित किया गया है। डेहरी के पास से पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से निकाला गया है। 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूरब की तरफ से जो निकाला गया उसे पटना, गया और औरंगाबाद सिंचित किया जाता है, और जो पश्चिम की तरफ से उसकी 3 उप शाखा है, एक पहली शाखा भोजपुर, दूसरी शाखा बक्सर और तीसरी शाखा चौसा को प्रभावित करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1968 ईस्वी में इस योजना के डेहरी से अब यहाँ पर 10 किलोमीटर, डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। तो 1874 में यह परियोजना बना था, सोन परियोजना, लेकिन इसी परियोजना के 1968 में इसी योजना की 1968 ईस्वी में इस योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया, ठीक है। यानी डेहरी में यह परियोजना शुरू किया गया है। डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक इंद्रपुरी नाम का जगह है जहाँ पर बांध बनाकर यह कोशिश किया गया, मतलब कि कोशिश क्या किया गया, बांध बनाया गया है, जिससे बहुउद्देशीय परियोजना के लिए, ठीक है। इससे पुराने नहरों, जल का बैराज से पुनर्पूर्ति, नहर विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हुआ है। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से वशीभूत होता रहा है। तो याद रखिएगा, चावल का कटोरा कौन है, सोन का क्षेत्र, ठीक है। सोन जो है वह चावल का कटोरा कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह जो सोन परियोजना बना उसके कारण। तो यह याद रखिएगा, 1874 में बना था। 1968 में डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रपुरी नामक स्थान है, वहाँ पर एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया। आगे देखते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह भी स्थापित हुए। इसमें शक्ति गृह यानी कि जल विद्युत उत्पादन भी किया जाने लगा। पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह का स्थापना की गई है। तो यह शक्ति गृह यानी कि जो बिजली उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए किस साइड दिया गया है, एक पूरब साइड था, पश्चिम साइड था, तो यह पश्चिम साइड में दिया गया, ठीक है। इससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर के एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है। इस ऊर्जा के उपयोग से क्या हो रहा है, डालमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा पर बरौनी नामक स्थल पर भी शक्ति गृह लगाया गया है, जहां 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है। इस परियोजना के नहरों को पुनरुद्धार हो रहा है।
सोन की सहायक नदी रिहंद के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है। सोन के सहायक नदी जो है रिहंद, ठीक है, तो उसके जल का उपयोग कौन करती है? उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, जिससे सोन को जल की कमी झेलनी पड़ती है। बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम से सार्थक समाधान के लिए पहल कर रही है। तो सोन का ही एक सहायक नदी है रिहंद, जिसका उपयोग कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, जिससे सोन को थोड़ा दिक्कत झेलना पड़ रहा है, जल की कमी झेलनी पड़ रही है, सरकार उसके लिए बात कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ बात याद रखने जैसा है। सबसे पहले तो इससे जल विद्युत भी पैदा किया जा रहा है। तो जो पश्चिमी तरफ का नहर है, ठीक है, पश्चिमी तरफ का जो नहर है उसमें डेहरी के समीप ही एक शक्ति गृह लगाया गया है, जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होता है, और वहीं से डालमिया नगर नाम का एक औद्योगिक शहर उभर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पूर्वी नहर। पूर्वी तरफ में जो लगाया गया है वो बरौनी है। पूर्वी तरफ जो एक शाखा है, पूर्वी नहर जो शाखा है, उस पर बरौनी नाम का एक शक्ति गृह लगाया गया है, जो कि 3.3 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये सब बात याद रखिएगा। उसके बाद सोन की सहायक नदी भी याद रखिएगा रिहंद, जिसका जल का उपयोग कौन करती है? उत्तर प्रदेश सरकार करती है। आगे देखते हैं। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कलवत जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। तो बिहार के विभाजन से पूर्व, यानी बिहार का जब विभाजन हुआ उससे पहले हुआ, जो इंद्रपुरी जलाशय योजना है वह किस नाम से जानी जाती थी? कलवत जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिल सकेगा और साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। यद्यपि इसके स्रोत 3 राज्यों के अधीन हैं, जिससे बिहार झारखंड की समन्वित सहमति बन चुकी है। यानी कि बिहार झारखंड की सहमति बन चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सहमति अभी प्रतीक्षित है। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सशर्त सहमति दे दी है। तो बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सशर्त सहमति दे दी है। इसके अंतर्गत NHPC इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा तथा जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली का सिंचाई हेतु संचालन भी कर सकेगा। NHPC संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना को स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है। इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना द्वारा भी प्रबंधन कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भी बिहार अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना तथा बरनार जलाशय परियोजना। तो ये कौन सा प्रस्तावित है, यह भी याद रखिएगा। दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना और बरनार जलाशय परियोजना, ठीक है। तो एक बारी ये जो सोन परियोजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बिहार में जो बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई है। 3 प्रमुख परियोजना कौन सा है बिहार का? सोन, गंडक और कोसी परियोजना। जिसमें से सोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यह सबसे प्राचीन परियोजना है। इसको 1874 में इसका विकास किया गया। डेहरी के समीप पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं से इसको निकाला गया और इसकी कुल लंबाई जो 130 किलोमीटर है। पूरब की तरफ से जो नहर निकाला गया उससे पटना, गया और औरंगाबाद का लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। पश्चिम की तरफ जो निकाला गया उसमें 3 उपशाखा है। पहली उपशाखा जो है वह भोजपुर, दूसरी उपशाखा बक्सर, तीसरी जो उपशाखा है वह
चौसा को प्रभावित करती है। उसके बाद 1968 में इसी योजना या जो योजना है उसी के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रपुरी नामक एक स्थान है जहां पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना को बनाया जा रहा है। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश जो है आज बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा क्या देखने वाले थे, पश्चिम के तरफ जो नहर है उसमें से एक डेहरी के समीप एक शक्ति ग्रह लगाया गया जो कि 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त करती है, उससे प्राप्त होता है। उसी के बाद वहीं पर एक डालमिया नगर भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूरब की तरफ जो जल शक्ति ग्रह है उसका नाम बरौनी है, और बरौनी नहीं है, बारून है, गलती से मेरा मिस्टेक रहा, बारून नामक एक स्थल है जिस पर शक्ति ग्रह लगाया गया है और वह 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर एक रिहंद नदी इसी की सहायक नदी है सोन की, जिसका जल उपयोग कौन करता है, उत्तर प्रदेश सरकार करती है। इंद्रपुरी जलाशय का नाम जो पहले क्या था विभाजन के पूर्व, कदवत जलाशय योजना। ठीक है, कदवत जलाशय योजना है। उसके बाद इस योजना का विकास के लिए बांध का निर्माण, जिसके विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवत जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना का विकास के लिए एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है जिसके निर्माण के लिए सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिल सकेगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल है। उसके बाद और कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह प्रस्तावित है, वह है दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना और बरनार जलाशय परियोजना। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, मतलब ये जितना भी इसमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसमें अभ्यास प्रश्न क्या क्या दिया होगा। ठीक है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है, महासागरों में कितना स्थित है, तो 96.6%। उसके बाद देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, तो यह 70% है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, बिहार में आर्सेनिक ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे बिहार में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यह हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे। तो अगर आप पूरा वीडियो तीन वीडियो इस पर डाला गया जल संसाधन पे, तो अगर आप तीनों वीडियो देखें तो इसका आंसर दे पाइएगा। और आगे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग देखेंगे। थैंक यू।